ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। इंग्रेस में अभी तक जो है हम एल्किल हैलाइड चैप्टर जो है कवर कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी हैं और आपको बताया कि कैसे चीज़ों को याद करना है। आज के लेक्चर में बहुत काला लग रहा हूँ। काला इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, तो सारा फोकस जो है वो बैकग्राउंड पे है, न्यू साइंस। ठीक है, तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये डेडिकेटेड है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर, कि लास्ट 5 ईयर जो है वो क्वेश्चन कैसे आए हैं एल्किल हैलाइड में। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आंसर ना सिर्फ ये क्वेश्चन है बल्कि आंसर्स भी हैं। इसमें मार्किंग स्कीम जो है वो मैंने डाल दी है, आपको मेन क्या लिखना है और कैसे जो है अपने क्वेश्चन को या अपने आंसर्स को कैसे मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे इंडिया में जो है मार्किंग स्कीम नहीं बताते, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे आईसीएसई बोर्ड में या जो आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड है उसके अंदर वो क्या है कि क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के अंदर मार्किंग स्कीम देते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं कि आपको ये तो लिखना ही है और इसको आप कैसे एलुब्रेट करते हो, कैसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में तो क्या होता है कि जो भी आप सॉल्व पेपर लाओगे या फिर जो भी आप क्वेश्चन बैंक लाओगे उसके अंदर वो पूरी पोथी जो है वो डाल देते हैं, कट पेस्ट कर देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। मतलब बच्चों को दिमाग यूटिलाइज करने का देता ही नहीं है, सपर जो है वो बच्चों को खिला देते हैं, स्पून फिटिंग। खैर मेरा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन या फिर वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ। ये जो है लास्ट 5 ईयर के पेपर जैसे हम देखें तो 2025 का टर्शरी एल्किल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एक्सप्लेन बाय। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड मैंने आपको बताया है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, SN1 और SN2। अब SN1 जो है उसमें मैंने बताया कि SN1, अब SN1 जैसे मैं यहाँ पे आपको कलाकारी करके दिखाता हूँ, SN1 तो SN1 और SN2 ये दो होते हैं, SN2। अब SN1 का मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, उधर भी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाना है। SN1 SN2 में कार्बन जो है नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि कार्बन मतलब कार्बन को मैं सना मान रहा हूँ और सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया जाए, सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया जाए तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। बस ये चीज अगर आपने रट ली है, ये चीज अगर आपने कर ली है कि सना 1 मतलब SN1, सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया जाए तो SN1 में जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटाइन बनेगा, क्योंकि इसका हाथ काट लिया तो कार्बोकटाइन बनेगा और यहां पर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये सना 2 जो है इसके 5 बॉन्ड बन गए हैं तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब सारी बात जो है वो आपकी बैक इंटीग्रेशन, बैक नॉलेज पे चली जाती है कि अगर आप ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड है उसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है, लेकिन कार्बोकटाइन की बात करें तो कार्बोकटाइन जो है वो टर्शरी कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं SN1 और SN2 में तो SN1 जो है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड जल्दी दे देगा, क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड जब कार्बोकटाइन में बदलेगा तो उसका टर्शरी कार्बोकटाइन मोस्ट स्टेबल बनेगा, तो वो जल्दी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस अगर आपने ये याद कर लिया सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया तो सारा SN1 और SN2 सीक्वेंस में चलता चला जाएगा, जैसे मेरे पुराने लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हमने कर दिया, हाँ क्वेश्चन ये पूछा है, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं लेकिन कलर कहां से चेंज करूंगा वो समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो मतलब ये है कि SN2 जो है ये टर्शरी एल्किल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड दैट आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 आर because tertiary alkyl halide tries to convert into carbocation and carbocation is the intermediate state of SN1। बस ये मार्किंग स्कीम है इसके अंदर, तो उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब इसको हटा दें तो यहां पर ये क्या है, SN2 requires backside attack of the nucleophile। Tertiary alkyl halide have 3 bulky groups attached causing higher steric hindrance, nucleophile cannot approach, SN2 rate becomes minimum, therefore tertiary alkyl halide is reactive for SN2। तो आप बोल सकते हैं कि टर्शरी एल्किल हैलाइड जो है अगर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इफ टर्शरी, बिकॉज इन केस ऑफ SN2 द इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म्ड इज ट्रांजिशन स्टेट and the transition state of tertiary alkyl halide is very unstable, very bulky, because in case of transition state of tertiary alkyl halide we have 3 bulky groups already attached, one nucleophile, one bulky group nucleophile, and if another bulky nucleophile will be attached then it will be very unstable। तो यहाँ पर आपको बस ये करना है कि SN2 will prefer in tertiary alkyl halide will not prefer SN2 because the transition state formed in case of tertiary alkyl halide will be highly unstable because of the presence of bulky groups over the carbon। Hence
द टर्शियरी एल्किल हैलाइड विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मार्किंग स्कीम SN1 और SN2 की यहां पर ये है। कभी भी आपको पूछे तो ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2, ये मैं मिटा देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 क्या है, SN2 के लिए जो है वो प्राइमरी सबसे ज्यादा जो है प्रिफर करता है रेट ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 SN2। ये आप कर लें, SN1 के लिए पहले कर लेते हैं, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड, फिर आएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर आएगा प्राइमरी। और SN2 के लिए करें तो SN2 के लिए इसका उल्टा, यानी टर्शियरी सबसे कम, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है। और अगर आपको पूछे कि कौन से एल्किल हैलाइड का जो है दोनों तरफ अगर हो सकता है, SN1 और SN2 दोनों की तरफ जा सकता है, तो दैट विल बी सेकेंडरी। ठीक है ना। तो ये है हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन 2, इन अ पेयर ऑफ एल्किल हैलाइड व्हिच वन अंडरगो SN1 फास्टर। ठीक है। तो ऑब्वियस है SN1 जो है वो टर्शियरी एल्किल हैलाइड फास्टर होगा। और क्यों होगा? बिकॉज टर्शियरी एल्किल हैलाइड फॉर्म्स कार्बोकैटायन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द कार्बोकैटायन इज स्टेबल। टर्शियरी एल्किल हैलाइड का कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होता है, इसलिए वो उसमें कन्वर्ट होगा। तो SN1 प्रोसीड्स विया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, द हैलाइड फॉर्मिंग द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी विल रिएक्ट फास्टर, दस द टर्शियरी एल्किल हैलाइड फास्टेस्ट SN1 प्राइमरी। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम है। तो इसमें ये लिखना है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड जब कार्बोकैटायन बनेगा, because in case of SN1 reaction the intermediate formed is carbocation and the tertiary alkyl halide carbocation is most stable, highly stable, hence tertiary alkyl halide follows SN1 mechanism। ठीक है। तो ये हमारा अब ये है assertion और reasoning। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट RI RBR, ये मैं आपको करा चुका हूं पहले भी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो RI RBR RCl RF, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है बबिल्कुल सही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्किल हैलाइड के अंदर वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। उतना ज्यादा भी पोलर नहीं है, स्लाइटली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये बढ़ जाते हैं, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर RI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर RBR का है, फिर RCl का, फिर RF का। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। तो असर्शन तो सही हो गया। फिर हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, ये भी सही है। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हैलाइड्स का, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर व्हाइल हैलाइड्स आर पोलर, और पोलर इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑर्डर मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप बात करें, सो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल्दो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर उसका होता, पहले वाले का अगर रीजन ये होता, बिकॉज विथ इंक्रीज इन द साइज और विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो वो सही हो जाता। क्योंकि RI में RI का साइज ज्यादा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा होगा और उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही है होता फिर इसका आंसर। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज और बता दूं कि आपको वो भी ध्यान करना है, क्या? ऑर्थो मेटा पैरा OPM, जैसे डाइक्लोरो, ये ऑर्थो डाइक्लोरो, ये नीचे वाला मिटा देते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो, फिर मेटा डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो, ये मेटा और पैरा, ये OPM, वो आपको OPM याद करना है, OPM। ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया, आप उसमें देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो ये O, P और ये M, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। और इसका ही उल्टा जो है, मतलब P इधर आ जाएगा और O इधर चला जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा POM, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री होती है। ये तो आपको पता ही है कि एल्कीन के अंदर अगर आप देखें सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, तो सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन में पैकिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे यहां पर जो ये है पैरा जो है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे सिमेट्रिकल कंपाउंड है, पैकिंग अच्छी होगी। और मेटा के दोनों ही कम है, मेटा के केस में बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया, OPM मतलब चरस, अफीम,
तो बॉइलिंग पॉइंट जो है OPM जो है, और मेटा का तो उधर कम ही रखना है, बस OP को और O को थोड़ा बहुत अपना जो बैक इंटीग्रेशन है, बैक नॉलेज है, उसका भी यूज करना है, क्योंकि पैरा जो आइसोमर होते हैं या सिमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर जो है वो पैरा का ज्यादा है। तो आपको बस ये याद करना है मेटा मेटा दोनों कम, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट जेई में भी आया हुआ है, और ये टीचर से भी पूछा जाता है कभी कभी जब इंटरव्यू लेते हैं टीचर का आकाश और एलन में रखने के लिए। वो कुछ टीचर जो है उनको जब भी किसी टीचर को कोई दिक्कत आती है तो वो सोचता है कि दूसरे टीचर को दिक्कत आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट OPM और ये POM, ये आप याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कैसे याद करना है, ये मेरा पुराने लेक्चर जरूर देखें जरूर देखें, पुराने लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारे पुराने लेक्चर में भी हमने दिया है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो पैरा मेटा ये आपका एरोमेटिक हैलाइड्स में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसमें एलिफेटिक हैलाइड्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर साइज कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और हैलाइड्स की जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हैलाइड्स पोलर हैं और हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि विद इंक्रीज इन साइज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, या विद इंक्रीज इन मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वो भी होता है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन? SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या ऑब्जर्व होती है? तो SN2 में जो है आपको पता है SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन जो है वो प्लेनर है, प्लेनर के उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो मैंने पीछे के लेक्चर देखें, तो ऑर्बिटल जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें जो है ये रेसमिक मिक्सचर बनता है, बोथ RNS बोथ आइसोमर 50-50 जो है वो बनता है। लेकिन जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल छोड़ के जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो पीछे से आता है, पीछे के लेक्चर देखें, न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से आता है, तो इसमें इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिटेंशन नहीं रहता, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इन्वर्ट हो जाती है, जिसमें वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है हमारा, ठीक है। तो SN2 इन्वॉल्व्स बैक साइड अटैक गिविंग वाल्डन इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कायरल कार्बन। अगर इनिशियल कंपाउंड आपका R था, तो अब जो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा वो S बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीछे के लेक्चर देखें, ठीक है। तो ये हमारा नाउ 24 में कुछ क्वेश्चंस आए। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है और अल्कोहलिक KOH, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन जो है वो बेस से होता है, KOH हो या NaOH हो, अल्कली से जब होता है तो बेस से रिएक्शन दो तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि बेस कैसा है। अगर बेस थोड़ा माइल्ड है, थोड़ा उतना बहुत ज्यादा अग्रेसिव बेस नहीं है, तो इसके केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। वो एक्वस है हमारा, ठंडा मीडियम एक्वस, अल्कोहल गरम अल्कोहल बहुत खून ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो अगर अल्कोहलिक KOH ले लिया तो वो बहुत ज्यादा अटैकिंग जो है न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, दैट इज प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर, बीटा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर। तो बीटा एलिमिनेशन होता है, और ये जो है ये E2 एलिमिनेशन है। पीछे के लेक्चर देखें, E1 E2 करा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा ये है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से कैसा होता है, तो ये आप देखो मैकेनिज्म अगर देखें तो वो हम मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, ठीक है। इतनी मेहनत और 1 रुपया भी कोई नहीं देता है, लेकिन मैं लगा रहूंगा, ठीक है। तू कहाँ जा रहा है, आ जा यहाँ। हाँ, तो मतलब ये है टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड CH3 और ये Br, ये हमारा टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। अब ये अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक AlC, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक KOH जो है ये अब यहां पर जो है ये तो अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। इसमें कलर कैसे, हाँ आ गया। इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो हमारा अल्फा एक है और बीटा जो है वो सारे इक्विवेलेंट है, बीटा सारे इक्विवेलेंट है, अनइक्वल बीटा नहीं है। अनइक्वल बीटा होते
तो उसमें दो तरह के कंपाउंड बन सकते थे, लेकिन आप बीटा एलिमिनेशन यहां से करो, वहां से करो, यहां से करो, कोई सा भी करो तो लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो आपका एक जैसा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे से कर देता हूं, नीचे से करना अच्छा रहता है, नीचे से करना CH3 CH3 फिर ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये HBr, ये बीटा एलिमिनेशन मैंने कर दिया। अब यहां पे क्या हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। दिख नहीं रहा? अरे यार ये कलर व्हाइट के अंदर दिक्कत यही रहता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। सफेदी जो है काम खराब करती है। हम नीला ले लेते हैं, नीला, हाँ नीला दिख रहा है। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये हमारा 1 2 3 तो 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। 2 मिथाइल प्रोपीन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो अल्कोहलिक OH, तो अब ये जो है ये E2 एलिमिनेशन है। OH एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन और CBr बॉन्ड ब्रेक साइमल्टेनियसली, सो 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म्स इक्वेशन। अब ये इसकी इक्वेशन लिख दिया आपने, ये पूरा, हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक OH। अब इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी फॉर्म, सो विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर, ठीक है। तो इसमें एक ही तरह का आइसोमर बनेगा, क्योंकि सारे बीटा जो हैं वो एक ही तरह के हैं, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी हमको दिखती नहीं, ठीक है ना। व्हाई डज 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स फास्टर देन 2 क्लोरोब्यूटेन? SN2 के, अब आपको पूरा क्वेश्चन देखो पढ़ा करो, इसके अंदर ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो बार बार मिटाओ। बोर्ड हमारा पुराना है, आप लोग पैसे देते नहीं हो, थोड़े बहुत पैसे भर दो भैया अकाउंट में, जो है जल्दी जल्दी बढ़ाए आपको 2.5 लाख का रुपया सिस्टम में, ठीक है, ठीक है। तो वाई डज 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स फास्टर विद 2 क्लोरोब्यूटेन? तो 1 क्लोरोब्यूटेन देख लेते हैं पहले, CH3 CH2 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 और ये Br, ये 1 क्लोरोब्यूटेन, और CH3 CH2 CH3 ये 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आप देखो इसमें क्या है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो व्हाई डज 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स फास्टर देन द 2 क्लोरोब्यूटेन SN2? अब SN2 में आपको पता है SN2 के अंदर वही ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी की स्टेबल होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड विल बी मोर स्टेबल इन केस ऑफ प्राइमरी alkyl halide, then we have secondary alkyl halide, and then we have tertiary alkyl halide. That's why primary alkyl halide यानी 1 chlorobutane will react fastest in SN2 mechanism as compared to secondary alkyl halide as 2 chlorobutane यहाँ पे। तो यही है हमारा प्राइमरी कार्बन लेस हिंडर्ड, अलाउ इजी बैकसाइड अटैक, सेकेंडरी हैलाइड मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 फास्टेस्ट इन प्राइमरी हैलाइड। देखा वही चीज है। SN1 SN2 पे काफी रिएक्शन आए हुए हैं, डायरेक्ट SN1 SN2 इट इज द फेवरेट टॉपिक, इट इज द गर्लफ्रेंड ऑफ एग्जामिनर, तो बार बार उसी पे फोकस जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म, और आपको वही याद करना है। सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया, तो सना 1 जो है वो कार्बोकटाइन बनाएगी और सना 2 जो है उसमें 5 हो जाएंगे, तो उसका वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ठीक है। नाउ कन्वर्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल। अभी कौन सा रिएक्शन है? कन्वर्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड, फिर यहां से अगर आप चलें अल्कोहल, फिर यहां से आप चलें अल्कोहल से क्या कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर आप चलें आगे तो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या है कि एनसीईआरटी में ये ऑर्डर फॉलो कर रखा है, आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है ये कि इधर से इधर आप चलोगे, मतलब सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड पढ़ाया जाता है, उसके बाद जो है अल्कोहल पढ़ाया जाता है, अल्कोहल के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ाया जाता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया जाता है। यही सीक्वेंस है एनसीईआरटी बुक में।
अब है ये कि एल्किल हैलाइड से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, अल्कोहल से आप करोगे ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये बहुत कम होता है। अल्कोहल जनरली जो है वो हैलोजन को हटा दे, ये तो ऐसा होता है जैसे क्या है राजपाल यादव जो है वो खली को हरा दे, ऐसा है। अब अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, और कार्बोनाइल कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और अगर आप अल्कोहल से सीधा वो करोगे दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और पीछे आओगे तो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, और पीछे आओगे दैट इज रिडक्शन, और पीछे चले जाओगे पीछे एल्केन की तरफ चले जाओगे तो वो भी रिडक्शन। तो ये आप सीक्वेंस जो है ये अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्रोनोलॉजी जो अगर है, अगर आप उसको समझ लेंगे कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी हैं, कैसे बने हैं, सब्स्टिट्यूशन किसके बीच में होगा, ऑक्सीडेशन किसके बीच में होगा, रिडक्शन किसके में, अगर फॉरवर्ड आपको पता है भाई, अगर आपको जाने का रास्ता पता है तो आपको आने का रास्ता भी पता होगा। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर आपको वो रास्ता पता है तो स्कूल से घर आने का रास्ता भी आपको पता होगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं भाई, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल रिडक्शन, और कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन। अगर पीछे चले जाऊं और पीछे 11 में चले जाऊं, पीछे के लेक्चर देखो, पीछे के लेक्चर देखो, अल्केन में चले जाऊं दैट इज रिडक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर अल्केन रिडक्शन, अल्कोहल से अल्केन रिडक्शन। तो ये हमारा जो है ये हमारा सीक्वेंस रहा। इसको मैं मिटा देता हूं, पीछे के लेक्चर देख लेना, उसमें दिया हुआ है ये सब। और आपको नोट्स अगर चाहिए तो उसके लिए पैसे दे देना, और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये बड़ा है। तो अगर मेरे पास अच्छा वाला बोर्ड होता तो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। अच्छा वाला बोर्ड आता है पैसे से, पैसे जमा करो। ठीक है, तो ये हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मैं आपको ऐसे कर लेता हूं, CH3 CH 1 ब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है, CH2 Br 1 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटेनॉल हमें करना है, तो KOH कर लेंगे, KOH एक्वस KOH देखो करेंगे, एक्वस KOH एक्वस। ठीक है, तो ये हमारा CH3 CH2 OH प्लस HBr, ये ब्यूटेनॉल बन गया हमारा। ठीक है, अब 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। तो अल्कोहलिक KOH promotes elimination reaction via E2 elimination and beta hydrogen elimination। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, तो यही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा कि हम जो है, ठीक है, तो हम कर रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन कर रहे हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक। अब देखो ये जो है सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड हो गया, तो बीटा हाइड्रोजन ये भी है और बीटा हाइड्रोजन ये भी है, तो यहां पर भी एक ही तरह का आइसोमर बनेगा, एक ही तरह का एल्कीन बनेगा जो कि प्रोपीन ही कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर। अब वही बीटा एलिमिनेशन, Cl यहां से जाएगा, Cl माइनस H प्लस वहां से चला जाएगा, या H प्लस आप यहां से निकालें, वो एक ही चीज है, वो एक ही चीज है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन गया प्लस HBr। ठीक है, तो ध्यान है अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, दोनों में जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन ही बनता है, इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन ही बनेगा। अब वो E1 E2 एलिमिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी आप नहीं करो यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा, तो देख लो यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 ब्यूटेनॉल, तो एक्वस KOH SN2। हाँ, SN2 क्यों बोला? SN2 आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन SN2 लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप जितना कम मतलब जितना कम टाइम लेके या जितना कम स्पेस लेके कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मार्किंग स्कीम। वही जो है मार्किंग स्कीम को डिसाइड करता है। तो ठीक है,
यहाँ पर आपने सिर्फ ये भी लिख सकते थे एक्वस KOH और 1-ब्यूटेनॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा होगा, दैट इज SN2, क्योंकि अब SN2 लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा भाई SN1 SN2 भी आता है आपको, तो एग्जामिनर आपको 1 में से 100 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, E2 और प्रोपीन, E2 एलिमिनेशन, E2 नहीं भी लिखोगे जब भी चलेगा, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है कि अगर आपको एल्किल हैलाइड से एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सब का, हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पूरा मिट जाए एक साथ, देखेंगे उसको। तो ये ध्यान रहे आप, इस चैप्टर में SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन और जो हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और नेम रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है बाकी चैप्टर ऑर्गेनिक चैप्टर से बड़ा है, ठीक है। गिव वन यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे यूज हैं, कोई एक यूज जो है आप बता सकते हो। क्लोरोफॉर्म जो है लैब रिएजेंट भी है, क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रियल केमिकल भी है, यूज इन इंडस्ट्री, क्लोरोफॉर्म यूज इन वेरियस नेम रिएक्शन, RTR रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी यूज होता है, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, तो उसमें क्लोरोफॉर्म इज वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीन भी जो है ये रिलीज करता है, जो डाइक्लोरोकार्बीन की बात करें हम, तो एज अ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एंड प्रोपाइल क्लोराइड प्लस KCN, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो KCN और AgCN ये दो रिएक्शन मैंने आपको बताए थे। एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा चूज करता है, तो ये CN और NO2 जो है, अगर आप CN और NO2 की बात करें तो एम्बीडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब CN के अंदर ये कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब साइनाइड भी बन जाएगा और आइसोसाइनाइड भी बन जाएगा। अब KCN, अगर आप, अब ये दो चीजें होती हैं, एक होता है AgCN और एक होता है KCN। अब KCN जो है वो आयनिक है, तो इसमें K प्लस C पे नेगेटिव रहता है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि कार्बन कभी मेटल से लगा है, कार्बन कभी मेटल से लगा है तो कार्बन नेगेटिव आएगा, कार्बन नेगेटिव हो गया तो वो एक तरीके से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, वो एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो C कार्बन है, और अगर कार्बन जो है वो वीक मेटल से लगा है, जैसे Ag है, ये है, तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, तो वहां देयर इन दैट केस, मतलब अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट में मानूं, ट्रांजिशन मेटल में मानूं, उससे कार्बन लगा है, तो उसमें कार्बन जो है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाता है जितना वो स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ माना जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जैसे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी जो है वो कार्बन जो है वो मेटल से लगा हुआ है, तो वहां पर भी वो नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जो है ये आयनिक है, तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव रहेगा, तो कार्बन ही अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर। लेकिन इस केस में कार्बन अटैक नहीं करता, कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता, बल्कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये अटैक करते हैं कार्बन पर। तो इसमें देखो क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड अगर मैं बनाऊं, प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 और ये प्रोपाइल क्लोराइड Cl। अब इसके दो रिएक्शन हैं, अगर आप KCN से रिएक्शन कर देंगे, KCN से, तो ये साइनाइड बना देगा, CH3 CH2 CH2 CN, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो ये रिएक्शन मैंने आपको उसमें भी कराया है, ठीक है, बुक में भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और यही हमारा AgCN से अगर मैं करूंगा तो ये NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और NC, ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। रीजन ये है कि AgCN के अंदर देयर इज कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन Ag and C, so carbon is not acting as negatively charged species, rather lone pair of nitrogen will attack the carbocation formed during nucleophilic substitution reaction, while in case of KCN it is an ionic compound where negative charge will arise on carbon and carbon will act as a nucleophile and it will attack on the carbocation, that is nucleophile। तो वहां पर वो ये करना है, KCN के अंदर साइनाइड बनेगा, AgCN के अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा, और यही हमारा उसका भी है, यही हमारा उसका किसका, KNO2 और AgNO2, KNO2 और AgNO2 के साथ भी यही केस है, KNO2 और AgNO2 के साथ भी यही केस है कि अगर मैं KNO2 की बात करूं तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो KON डबल बॉन्ड O, आपको ऐसा लगेगा N पे आ जाएगा, नहीं, ये यहां पर ऐसा होता है कि देयर इज ऑक्सीजन
प्रेजेंट विद द पोटेशियम, तो यहां ONO बन जाता है, ठीक है। हाँ, नाइट्राइट, यहां नाइट्राइट बनता है, और यहां अगर मैं AgNO2 लिख दूं, AgNO2, तो यहां नाइट्रो बनता है, यहां N से बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहां नाइट्रो बनेगा, NO2, यहां नाइट्रो। तो वो भी ध्यान रखना है आपको। पोटेशियम KNO2 में पोटेशियम नाइट्राइट के अंदर ये एल्केन नाइट्राइट बनता है, और सिल्वर नाइट्राइट में ये आपका नाइट्रो एल्केन बनेगा, नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ AgNO2 यहाँ पे नाइट्रोजन से जो है वो बॉन्डिंग करेगा कार्बन, और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन से जो है बॉन्डिंग करेगा, ये नाइट्राइट, ये नाइट्रो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेपर ईयर 2003 का पेपर है। 2003 के पेपर में एक क्वेश्चन आया है क्या, कि अरेंज SN1 रिएक्टिविटी। SN1 की जो है वो रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, किन किन को, 1 क्लोरोप्रोपेन। पहले तो ये देख लें कि ये क्या है। 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, 2 क्लोरोप्रोपेन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, अभी ये कॉमन नेम दे दिया, ये 2 IUPAC नेम दे दिए। तो अगर सबका स्ट्रक्चर बनाए तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और इसमें क्लोराइड लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बाद जो है ये है हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन बनाने 1 2 3, और ये 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। और उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन जो है, उसके बाद हम ये 1 क्लोरोप्रोपेन ले लेते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, ये CH और ये CH3, ये 1 क्लोरोप्रोपेन। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो 3 एल्किल हैलाइड हो गए हमारे पास। अब SN1 के हिसाब से लगाना है। SN1 की रिएक्टिविटी आपको पता है कि SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकटाइन। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है SN1 के लिए, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है, और प्राइमरी वाले की जो है वो कम होती है। तो अगर मैं देखूं तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो SN1 और SN2 पे काफी क्वेश्चन आए, अगर आप देखेंगे हर साल जो है वो SN1 SN2 पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो SN1 और SN2 आप ध्यान से पढ़ें। SN1 जैसे मैं बता चुका हूं आपको, SN1 सना 1 का एक हाथ काट के सना 2 के लगा दिया जाए, तो सना 1 जो है वो कार्बोकटाइन बन जाएगा, और सना 2 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, क्योंकि सबके 4 सना यहाँ पे हमारी कार्बन है। तो एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रही है, इधर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, तो इसका हाथ काट के उधर लगा दिया तो वो 4 कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लेगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, और ये जो है ये अपना 3 बॉन्ड बनाएगी, तो कार्बोकटाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो SN1 SN2 पे, SN1 और SN2 पे ज्यादा क्वेश्चन आए वो आप देख लेना। SN1 SN2 नहीं छोड़ना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, और किसी भी एग्जाम के लिए, नीट जेई कुछ भी हो, SN1 SN2 नहीं छोड़ना है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन प्लस एल्कोहलिक KOH। अब 2 ब्रोमोपेंटेन प्लस एल्कोहलिक KOH क्या, जैसे मैं बता चुका हूं, एल्कोहलिक KOH जो है वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। एल्कोहलिक KOH इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। माइल्ड बेस अगर आप लोगे जैसे एक्वस KOH, तो एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, और एल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन आपको एल्कीन बना के देता है। फिर एल्कीन में भी स्टेबिलिटी है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब ये एल्कोहल 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, तो 2 ब्रोमोपेंटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन, ये यहां पर Br, 2 ब्रोमोपेंटेन CH3, और ये H और ये CH3, ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये H। अब देखो यहां पर क्या है, बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन, और ये E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमारा जो है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। तो इसमें 2 तरह के आइसोमर बनेंगे। 2 तरह के आइसोमर कैसे, कि अगर आप वहां से बीटा निकाल रहे हो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां से बीटा हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो यहां से बनेगा। तो मैं इसके 2 आइसोमर बना देता हूं।
दो आइसोमर, एक नीचे बनाता हूं और एक ऊपर बनाता हूं। मतलब पहला वाला तो मैं यहां से ये बीटा हाइड्रोजन में निकाल रहा हूं, बीटा हाइड्रोजन मैं ये निकाल रहा हूं और यहां से Br निकाल रहा हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH H CH H, फिर ये CH और यहां डबल बॉन्ड और ये CH2, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटीन, 1 पेंटीन हो गया। पेंटीन सीधे बोल दिए, 1 पेंटीन बोल दिए, बात एक ही है। अब दूसरा जो है बीटा हाइड्रोजन मैं यहां से निकाल रहा हूं, ये वाला बीटा हाइड्रोजन मैं निकाल रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना देता हूं। तो ऊपर कैसे बनेगा वो ऐसे बन जाएगा कि इसमें काला भी आता है क्या, काड़िया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड फिर CH और ये CH3, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अब दोनों के अंदर अगर आप देखो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं देखूं इधर तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मेरा इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा सेंट्रल एक्टिव सेंटर है और ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया। तो इसमें अंदर अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये मेरा एक्टिव सेंटर हो गया और इसके अंदर ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया। तो इसके अंदर अल्फा कार्बन जो है वो 5 हैं, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें भी जो है 2 आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस जो है वो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि ट्रांस में जो है बल्कि ग्रुप अपोजिट होते हैं, ट्रांस में बल्कि ग्रुप अपोजिट होते हैं। अब मैं जो है इसका ट्रांस बनाऊंगा तो मतलब ये बन जाएगा 2 पेंटीन मेरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 पेंटीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब जो है मैं 2 पेंटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट को मान रहा हूं और 2 पेंटीन के अंदर भी 2 आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस। 2 पेंटीन के अंदर भी 2 आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस, वो मैं बना देता हूं। जैसे यहां C डबल बॉन्ड C और CH3H और ये CH2 और CH3, ये हो गया मेरा ट्रांस। इसको एंटगीगन भी बोलते हैं, एंटगीगन मतलब E से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिस जो है, सिस में दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे, मतलब वो हटा के मैं अब सिस बना देता हूं, ये मैं सिस बना देता हूं इधर दूसरे कलर से सिस बना देता हूं, ये सिस बना देता हूं यहां पर। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये H और ये H, ये सिस बन गया। अब ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं जूसामेन, ये हमारा जूसामेन बन गया। तो जूसामेन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, एंटगीगन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एंटगीगन इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंटगीगन, तो यहां पर देखिए E2 एलिमिनेशन है, 2 ब्रोमोपेंटेन से अल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। एलिमिनेशन रिएक्शन से जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट है वो आपको बनाने, उन पॉसिबल प्रोडक्ट में जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपको बनाना है। जैसे यहां पर आप इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो इसमें 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन है, ये एक तरह से अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है। अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड आपको 2 तरह के एल्कीन देगा, एक तो आपको 1 पेंटीन देगा, एक 2 पेंटीन देगा, एक 1 पेंटीन देगा आपको, एक 2 पेंटीन देगा। ये कहां चालू हो गया, ठीक है, अरे यार, तो 1 पेंटीन देगा, 2 पेंटीन देगा, तो उसमें आपको देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और उसमें भी फिर आपको Z और सिस और ट्रांस देखना है, एंटगीगन और जूसामेन देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अब देखो, डिस्टिंग्विश, इसको मिटा देते हैं। अब है क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन वर्सेस बेंजिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर यह है कि कौन सा जो है मतलब इसका दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, और दोनों का स्ट्रक्चर बना के आप देखेंगे कि किसमें जो है वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मतलब अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसमें जो है क्लोराइड जो है वो आयनिक फॉर्म में निकलेगा, और किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो वो जो है वो कार्बोकेटाइन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो क्लोराइड जो है वो आयनिक फॉर्म में नहीं आएगा।
तो मतलब ये है। फिर AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे। AgNO3 आपका फ्री क्लोराइड आयन के साथ, फ्री क्लोराइड आयन के साथ प्रेसिपिटेट देता है AgCl का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, इनग्रेस फॉलो से पंगा नहीं, ठीक है। तो मतलब ये है, मैं पहले क्लोरोबेंजीन बना देता हूं और फिर बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन ये हमने बना दिया। ये हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया और यहां पर ये बेंजाइल क्लोराइड बना दिया, CH2 प्लस Cl, सॉरी प्लस अभी नहीं बनाना है, जब निकल जाएगा, जब बनाना है, निकल पड़ेगा जब बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है यहां पर क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसमें क्लोरीन जो है वो नहीं जा पाएगा आयनिक फॉर्म में। Cl माइनस, मतलब आपको पहले ही बताया, जो है एरोमेटिक एल्किल हैलाइड जिसमें क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, वहां पे क्लोरीन जो हैलोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा। यही तो है कि ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा इजीली, ठीक है। लेकिन डाउस प्रोसेस, सी डाउस को आप याद करो, पुराने लेक्चर को देख लो, पुराने लेक्चर को देखो, जरूर देखो। सी डाउस मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका है सी डाउस। तो उसमें NaOH और 600 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो हाई प्रेशर पे क्लोरोबेंजीन को करते हैं, जब जाके फिनॉल में बदलता है। तो क्लोरोबेंजीन जो है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आयनिक फॉर्म में नहीं निकल पाता, क्योंकि क्लोरीन और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए आयनिक फॉर्म में नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पर क्लोरीन जो है वो दूर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करो मैं क्लोरीन निकाल भी देता हूं, सपोज करो मैं क्लोरीन निकाल भी देता हूं, तो यहां पे Cl माइनस जो है, Cl माइनस निकल गया और ये जो है ये फिनाइल कैटायन बन गया। अब फिनाइल कैटायन बहुत कम स्टेबल होता है और यहां पर मैं क्लोरीन निकाल देता हूं और यहां पर मुझे बेंजाइल कैटायन, ये बेंजाइल कैटायन मेरा बन गया प्लस Cl माइनस, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोसेस इजी है। Cl माइनस इसमें निकलना इजी है। तो मतलब मैं क्या करूंगा कि एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोबेंजीन लूंगा और एक टेस्ट ट्यूब में बेंजाइल क्लोराइड लूंगा, दोनों के अंदर AgNO3 डालूंगा, AgNO3 डाला तो इसमें तो है क्लोरो, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, सॉरी मैंने प्लस कर दिया, माइनस होगा। यहां तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं है और यहां ये आयनिक फॉर्म में रह सकता है, तो इसके अंदर डालूंगा तो इसमें व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। मतलब बेंजाइल क्लोराइड के अंदर डालूंगा तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो मतलब बेंजाइल क्लोराइड जो है ये व्हाइट पीपीटी AgCl का देगा, क्लोरोबेंजीन नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर अराइल CCl जो बॉन्ड है वो अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव मतलब उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लोरोबेंजीन है वो उसके अंदर हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है फिनाइल रिंग से, तो वहां Cl माइनस जो है वो नहीं निकल पाएगा, बिकॉज वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसको तो वो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन बेंजाइल क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन दे देगा, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नाउ व्हाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस फास्टर देन N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, वही रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, और वो हाइड्रोलिसिस करके फिर वही देगा आपको, अल्कोहल ही देगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस जो है वो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनेगा, वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन N ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो इतनी जल्दी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन वही चीज है, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अब इसमें एक ये चीज होनी चाहिए कि एक बटन से ही सारा क्लियर हो जाता, लेकिन सस्ता वाला भाई बोर्ड है, पैसे आप लोग देते नहीं हो, ये भी लोन पे लिया हुआ है, बैंक वाला कब छीन के ले जाए पता नहीं। जमा कराओ 5-5 रुपए सब जमा करो, 5-5 रुपए सब डालो अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस फास्टर देन N ब्यूटाइल क्लोराइड, उसी वजह से। और ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो जल्दी बन जाएगा, फिर उसमें जो है OH जल्दी अटैक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, जो मैं आपको करा चुका हूं
पुराने लेक्चर में, ठीक है। हाँ, ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं देगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, ये आपका बताओ कौन सा रिएजेंट है? टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। ये भी आप ध्यान रखें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टॉलेंस रिएजेंट है इसमें। तो ये जो है ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इथाइल ब्रोमाइड जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो ये AgNO3 से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो मतलब ये है, तो कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बिकॉज इट विल नॉट, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है वो कार्बोकेटाइन में इजीली कन्वर्ट नहीं होता। तो कार्बोकेटाइन में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा तो AgNO3 से रिएक्शन भी नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेस्ट पेपर जो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022, स्टीरियोकेमिस्ट्री आउटकम ऑफ SN1, ये करा चुके हैं आपको, वापस बार बार बताते हैं। SN1 और SN2 अगर आप देखें तो SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन है और SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट है। SN1 जो है वो प्लेनर कार्बोकेटाइन बनाता है इंटरमीडिएट, और प्लेनर में ऊपर नीचे से चलता है तो इसमें रेसिमाइजेशन हो जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन, और अगर आप इसकी बात देखें SN2 की तो इसमें वाल्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन 2, मैकेनिज्म फॉर ब्रोमोइथेन टू इथेनॉल। ब्रोमोइथेन टू इथेनॉल वही है, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो CH3 CH2Br, इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा क्योंकि इसके अंदर ये इथेनॉल बनाना है। तो एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH से, ये एक्वस NaOH से रिएक्शन करेंगे। तो मैकेनिज्म के अंदर आपको ट्रांजिशन स्टेट बतानी है, मतलब मैकेनिज्म इसका कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे आप कि ये बनाएंगे आप हैलाइड 1 ब्रोमोइथेन, ये हैलाइड आपने बनाया, CH3 CH2Br प्लस KOH बनाया, एक्वस KOH। अब इसमें जो है आप इंटरमीडिएट बनाएंगे यानी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, फिर ये CH CH3, फिर ये Br और ये OH, ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH CH3 और OH। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन दिस केस a transition state will be formed as an intermediate and there will be Walden inversion. The stereochemistry of the product will be inverted. If the initial compound was R, then the final compound will be S. तो इसमें Walden inversion होगा, तो SN2 में जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो इसमें Walden inversion हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा SN2 में, उसी की वजह से वाल्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्किल क्लोराइड विदाउट HCl गैस। अल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है विदाउट HCl गैस। HCl गैस जो है वो नहीं बननी चाहिए, ना ही आप लोगे, ना ही जो है वो बननी चाहिए, मतलब विदाउट HCl गैस। तो इसमें क्या है, एक आप ये भी ले सकते हो, वैसे इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन आप वो भी ले सकते हो कि अल्कोहल का, आप देखो अल्कोहल जो है उससे हमने 5-6 तरीके से बनाया है। 5-6 तरीके से कैसे, एक तो PCl5 लिया है, PCl3 लिया है, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिया है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड लिया है हमने। अब इसके अंदर जो है PCl5 के अंदर जो है वो HCl बनता है, SOCl2 के अंदर भी HCl बनता है, लेकिन अगर आपने पायरिडीन ले लिया है तो HCl जो है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑल्दो यहां पर SOCl2 लिखा हुआ है, लेकिन एक तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है
कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस लेना है या आपको लैब प्रोसेस बनाना है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपके पास HCl नहीं बननी चाहिए, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है SOCl2 प्लस पिरिडीन। लेकिन इससे अच्छा आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो मैं लिख लूंगा ROH प्लस PCl3, ये बन जाएगा RCl प्लस POCl2, सॉरी H3PO3, 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 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 देना पड़ेगा, तो ये भी 3 आ गया। ठीक है, इसमें HCl नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप ये लेंगे ROH प्लस ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, N आएगा यहां। ठीक है, ये पिरिडीन, चलो वापस बना देते हैं। अरे यार, वापस बना देते हैं। हाँ, पिरिडीन, तो ये हमारा बन जाएगा। अरे यार, कहाँ बना दिया, इस एरो के ऊपर बनाना है। जल्दी जल्दी में काम खराब होता है। ये N, ये हमारा पिरिडीन है। अब होता यह है कि ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। RCl प्लस SO2 गैस बनेगी, प्लस HCl भी बनता है यहाँ पर। लेकिन HCl जो है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसके पास लोन पेयर होता है तो HCl उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है विदाउट HCl गैस। अब इसमें ये है कि विदाउट HCl गैस है, तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, मतलब ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इधर होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl बने ही नहीं, तो ये आंसर जाता। यहां HCl बनेगा, लेकिन HCl जो है वो पिरिडीन कैप्चर कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बिकॉज पिरिडीन इज बेस और HCl जो है वो एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3। ठीक है, एल्किल हैलाइड, हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि एल्किल हैलाइड में से क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको मार्किंग स्कीम जो है वो कैसे देखनी है। ये आ गया। ठीक है, वाई एल्किल आयोडाइड आर बेटर लीविंग ग्रुप। एल्किल आयोडाइड आर बेटर लीविंग ग्रुप, तो एल्किल आयोडाइड जो है उसके अंदर आयोडाइड जो है ये बेटर लीविंग ग्रुप है। वाई? बिकॉज आयोडाइड का साइज जो है बड़ा है, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग कार्बन और आयोडीन में नहीं हो पाती, क्योंकि आयोडीन अगर आप देखो तो आयोडीन जो है वो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 5वें पीरियड का एलिमेंट है। तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 आउटर मोस्ट शेल जो है 5 नंबर का है, तो इसके अंदर 5p जो है उसमें ओवरलैपिंग होती है कार्बन के साथ, और कार्बन में जो है वो 2p है एक तरीके से, तो उसमें ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए वो जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। ठीक है, I माइनस इज लार्ज स्टेबल वीक बेस, Ci बॉन्ड इज वीकेस्ट आयोडाइड लिविंग ग्रुप। आप बोल सकते हैं कि आयोडाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज Ci बॉन्ड इज वेरी वीक। Ci बॉन्ड जो है वो वीक है, तो उसमें ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। आयोडीन जो है वो 5th पीरियड का एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5p है। कार्बन जो है वो 2nd पीरियड का एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2p है। तो 2p और 5p में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ओवरलैपिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई Ci बॉन्ड इज वेरी वीक, इट कैन बी इजीली क्लीव्ड ऑफ, सो आयोडीन कैन लीव इजीली। तो इसमें यही आंसर है। तो अब बढ़ते हैं, देखा बिना लिखे कर दिया मैंने। तो कन्वर्ट 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH, तो 2-ब्रोमो, इसको करते हैं पहले। 2-ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, ये Br, CH3 H H H और ये CH3, अल्कोहलिक KOH लगाएंगे, अल्कोहलिक KOH, तो इसमें से Br और इधर से H निकल जाएगा, क्योंकि आप यहां से भी H निकाल सकते हो, लेकिन वो कम स्टेबल है, क्योंकि ये भी हमारा बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो उधर से निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहां से ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, हमें तो ब्यूटूइन बनाना है, तो ये हमारा बन जाएगा
क्लोरोब्यूटुइन, ठीक है, ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें भी जो है वो ट्रांस वाला ज़्यादा बनेगा और सिस वाला कम बनेगा, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है। E2 एलिमिनेशन है, अल्कोहलिक QH है। अब 1 क्लोरोब्यूटेन टू ब्यूटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल बनाना है, साइनाइड बनाना है, आइसोसाइनाइड नहीं बनाना है, तो नाइट्राइल बनाने के लिए आपको KCN लेना पड़ेगा या NaCN भी आप ले सकते हैं, इतना भी आपको छूट दिया। चलो मैंने 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो CH2 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 और CH3 सॉरी CH3 ये बन गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन से जो है हमें बनाना है ब्यूटेन नाइट्राइल, तो इसका KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 CH2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH2CN ब्यूटेन नाइट्राइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ध्यान रहे, अगर साइनाइड बनाना है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, साइनाइड बनाना है तो KCN लेंगे, आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCN लेंगे, ऐसे ही नाइट्राइट बनाना है तो KNO2 लेंगे और नाइट्रो बनाना है तो AgNO2 लेंगे। ये जो 4 ग्रुप हैं KCN AgCN, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहलाते हैं ये। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो CN वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। ऐसी NO2 जो है वो O से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। कहां पे क्या यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है, शुड बी वेरी प्रिकैरियस एंड शुड डू क्वेश्चंस वेरी प्रिकॉशियसली, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैरव बिकम भैरव एंड भैरव बिकम भैरव बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटुइन एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन है। हाँ, अब आपको पूछे कौन सा आइसोमर, अगर आपको ये दे दे फॉर एग्जांपल कौन सा आइसोमर ज्यादा बनेगा, तो वो उसके अंदर आपको बताना है कि ट्रांस आइसोमर ज्यादा बनेगा, ठीक है, ट्रांस आइसोमर ज्यादा बनेगा। ये देखो ये हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटुइन, तो अल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन ब्यूटुइन करना है, फिर KCN के साथ रिएक्शन करना है और SN2 इसलिए करा क्योंकि ये 1 क्लोरोब्यूटेन है और 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब प्राइमरी है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन सेकंड जो है सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है ना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। 21 डिस्टिंग्विश इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3 और इथाइल क्लोराइड क्या है C2H5Cl। तो उसके अंदर जो है क्लोरोफॉर्म जो है वो PPT नहीं देगा, क्लोरोफॉर्म PPT नहीं देता, AgNO3 के साथ CHCl3, और ये तो क्लोरोफॉर्म इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड जो है वो क्लोरोफॉर्म के इथाइल क्लोराइड जो है वो AgNO3 के साथ व्हाइट PPT देगा, और क्लोरोफॉर्म जो है ये इट विल नॉट गिव अ व्हाइट PPT विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म विल नॉट गेट व्हाइट PPT विथ AgNO3, AgNO3 के साथ ये नहीं देता है, ठीक है। और वो भी ध्यान रखें आप कि बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन AgNO3 के साथ PPT नहीं देगा, बेंजाइल क्लोराइड दे देगा। ऐसे यहां पर भी वही चीज है, C2H5 जो है C2H5 एथिल क्लोराइड जो है वो AgNO3 के साथ PPT देगा और क्लोरोफॉर्म जो है वो PPT नहीं देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म विल नॉट गिव PPT विथ AgNO3, ये ध्यान रखें आप। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहलाता है ये, फ्री क्लोरीन के लिए होता है ये, जिसमें क्लोरीन फ्री रहता है। वाई SN1 accompanied by racemization, वही है, सिंपल सा चीज है। SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होता है? तो SN1 में रेसिमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि SN1 में कार्बोकटाइन बनता है और कार्बोकटाइन जो है प्लेनर है, so nucleophile can attack from both sides, so probability of nucleophile to attack from the top and the bottom will be 50-50%. That's why we can have 2 optical active isomers in 50-50% composition. When a solution or when a mixture has 2 optically active isomers, 2 opposite optically active isomers in 50-50% composition, then that solution will be called as racemization. Since in SN1 there is formation of carbocation as an intermediate and the carbocation has planar geometry,
प्लेनर ज्योमेट्री होता है उसमें जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होता है कार्बन के प्लेन के, तो ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, दैट्स व्हाई। सिंपल सा है, ठीक है ना, देखा बिना लिखे ही कर दिया। 2-क्लोरोब्यूटेन प्लस अल्कोहलिक क्लीवेज, बार बार वही क्वेश्चन, 2-क्लोरोब्यूटेन मतलब ब्यूटेन बनाना है, 2-क्लोरो, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन में भी कौन सा, 1 ब्यूटेन भी बन सकता है और 2 ब्यूटेन भी बन सकता है। 2 ब्यूटेन ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और 2 ब्यूटेन में भी अगर आपको पूछे तो ट्रांस ज्यादा बनेगा, मतलब एंटगीगन ज्यादा बनेगा, एंटगीगन, ठीक है, वो बनेगा। डिफाइन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक, तो मैं ये चीज आपको वापस बना देता हूं, एलाइल, विनाइल, फिनाइल और बेंजाइल। एलाइल, एलाइल में ए लिखना है, ए, विनाइल में वी लिखना है, ये दो आप एक साथ पढ़ लो। एलाइल में ए लिखा तो 3 डंडे हैं, 3 डंडे मतलब ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, 3 डंडे मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। अब पहले वाले में डबल बॉन्ड करना और तीसरे वाले में क्लोरीन लगाना, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा लेना। ये हमारा हो गया एलाइल क्लोराइड। और विनाइल में 2 डंडे हैं, विनाइल में एक ऐसा और एक ऐसा, 2 डंडे, 2 कार्बन बनाना और इसमें डबल बॉन्ड और ये Cl, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये है कि विनाइल जो है वो छोटा भाई है और एलाइल जो है वो बड़ा भाई है। एलाइल में विनाइल अगर आपको आ गया, विनाइल भी बोलते हैं, वाइनिल भी बोलते हैं, जैसा भी आप बोलो, तो वाइनिल अगर आपको आ गया, वाइनिल मतलब वी, 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, फिर Cl, और वाइनिल के बाद फिर एलाइल। एलाइल में क्या करेगा, 2 डबल बॉन्ड जो उसके आगे कार्बन खींच देना, उसके आगे कार्बन खींच देना, CH2Cl, तो ये हो गया आपका। अब बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल में क्या है, बेंजीन बनाना है, उससे कार्बन लगाना है, बेंजाइल, ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलाइल क्लोराइड, और ये C6H5CH2 ये बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और फिनाइल क्लोराइड, तो बेंजीन से सीधा, फिनाइल क्लोराइड मतलब फिनॉल जैसा है, जैसे फिनॉल में बेंजीन से सीधा OH लगता है, तो फिनाइल क्लोराइड, इसको एराइल क्लोराइड भी बोलते हैं, एराइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डिजिटल बोर्ड में दिक्कत ये है कि उसमें जो अपने अलग पांडे जी हैं उनका पंजा नहीं चलता वो ग्लव पहन के पंजे साफ कर देते थे, अच्छी टेक्निक थी। I like it, yes। हाँ, आइडेंटिफाई A एंड B। अब देखो, एल्कोहलिक एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्कोहल बनेगा, तो ये इथेनॉल बन जाएगा, और ये एल्कोहलिक KOH न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक एलिमिनेशन, अल्कोहल मतलब एलिमिनेट कर देता है, अल्कोहल जो है वो एलिमिनेट ही कर देता है, ठीक है। और एक्वस जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो एक्वस KOH अगर आप लोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ SN2, क्योंकि प्राइमरी है तो SN2, और ये E2, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन E2, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 ब्रोमोपेंटेन प्लस अल्कोहलिक KOH, वही चीज है, आपको ट्रांस 2 पेंटीन बनाना है, बार बार उसको नहीं बनाएंगे। गिव SN1 मैकेनिज्म टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब SN1 मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म के अंदर क्या है, SN1 में आपको पता है कि इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर, अच्छा ये जो है ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस है, SN1 इज 2 स्टेप प्रोसेस बट ऑर्डर इज 1, क्यों, क्योंकि जो पहला स्टेप है स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन CH3 होल थ्राइस CBr, इसमें ये कट जाएगा Br, और ये जो है कार्बोकटाइन छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, ये सीधा C से लगाना चाहिए, हाँ, ब्रैकेट के बाद सीधा C बनाना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा कार्बोकटाइन, इट इज स्लो स्टेप प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। सो स्टेप 1। अब स्टेप 2 के अंदर जो है वो फास्ट है। स्टेप 2 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकटाइन में बहुत जल्दी अटैक करता है। कलर दूसरा ले लेते हैं,
कलर हरा ले लेंगे। CH3 उनकी मिर्ची का कलर भी हरा है, कुछ ज्यादा ही हरा हो गया ये नहीं लेंगे। लीला, लीला ले लेंगे, लीला। CH3 होल थ्राइस C प्लस OH माइनस, ये आ गया। CH3 होल थ्राइस C OH आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बन गया। स्टेप 2, इट इज अ फास्ट स्टेप। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन। अब इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म विथ रेसिमाइजेशन। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। इसमें OH माइनस कर देते हैं, तो रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म इन दिस। तो ये हो गया SN1 मैकेनिज्म, टर्शरी ब्यूटाइल। गिव SN1 मैकेनिज्म टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे तो कुछ लिखा नहीं इसने, ठीक है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेप आप बताएंगे, दोनों स्टेप में बताएंगे, फिर आप बता देंगे इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज स्लो स्टेप में, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K और CH3 होल थ्राइस CBr, ये हमने लिख दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ओनली, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप, that is slow step, only tertiary butyl chloride is participating. Well, in the second step, that is fast step, nucleophile is participating. That's why in this reaction, the alcohol so formed will be in racemic mixture. We can have two types of alcohol, R alcohol and S alcohol, if optical geometry is there. If optical, हालांकि ये तो optically inactive ही होगा, लेकिन racemization can take place, ठीक है। हाँ, एनीसोल नेक्स्ट रिएक्शन, ये थोड़ा सा नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये एनीसोल की बात कर रहा है। एनीसोल, कुछ बच्चों को नहीं पता एनीसोल, फिनिटॉल, ये सब क्या होते हैं। तो एनीसोल जो है वो आपका ईथर है। एनीसोल, फिनिटॉल, ये ईथर है। तो इसमें ये होता है, एनीसोल क्या है, एनीसोल प्लस HI, ये होता है हमारा ईथर। ये वैसे ईथर का रिएक्शन है, ईथर के अंदर ही हम पढ़ते हैं, ये हमारा ईथर है, OCH3 प्लस HI। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से, मतलब ये जो है CH3I बन जाएगा और H जो है वो वहां लग जाएगा, ये एनीसोल। तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल के प्रिपरेशन का भी एक तरीका है ये, प्लस CH3I मिथाइल आयोडाइड, ये है हमारा एनीसोल प्लस HI। फिनिटॉल भी होता है, फिनिटॉल में C2H5 आ जाएगा CH3 के बाद, फिनिटॉल और एनीसोल। एनीसोल इज एरोमेटिक ईथर, ध्यान रहे। अब होता ये है कि ये बॉन्ड नहीं टूटता है, वाई, यहां से बॉन्ड नहीं टूटा है क्योंकि यहां से फिर वही लोन पेयर जो है इसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये नहीं टूटता, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो CH3 जो है ये टूट जाएगा, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, I माइनस है तो CH3I बन जाएगा, फिर OH यहाँ लग जाएगा। ये फिनॉल के अंदर ज़्यादा पढ़ाते हैं, सॉरी ईथर के अंदर ज़्यादा पढ़ाते हैं, ईथर के अंदर ये। हालांकि इसमें जो है HI का यूज़ हो गया, आयोडाइड, इसमें मिथाइल आयोडाइड, ये भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो मिथाइल आयोडाइड के फॉर्मेशन में भी ये आ जाएगा। तो ध्यान रहे, एनीसोल और फिनिटॉल ये एरोमेटिक ईथर है। इसके केस में HI से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वो बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, तो इसकी वजह से मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। ये हो गया। हाँ, गिव यूज ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के बहुत सारे यूज हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म जो है ना CHI3 है, आयोडोफॉर्म इज CHI3, आयोडोफॉर्म इज CHI3। आयोडोफॉर्म क्या है, CHI3 जो है ये आयोडोफॉर्म होता है। अब ये जो है ये आयोडीन रिलीज करता है, आयोडीन रिलीज करता है, और आयोडीन जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक। हेलोजन जो है वो ज़्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल हेलोजन आर एंटीबैक्टीरियल, लेकिन हम जो है कुछ ही हेलोजन को यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन को हम यूज़ नहीं कर सकते।
फ्लोरीन को हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो वी यूज़ फ्लोराइड इन आवर टूथपेस्ट। अब ब्रोमाइड जो है वो लगभग यूज़ ही नहीं करते। आयोडीन वी यूज़ इन आवर आयोडाइड सॉल्ट, जिसमें आयोडाइड लेते हैं। ऐसे ही आयोडीन वी ऑल्सो यूज्ड इन आयोडोफॉर्म टिंचर जो आता है वो आयोडीन रिलीज करता है, लेकिन फाउल स्मेल की वजह से अब इसे जो है वो हटाया जा रहा है, और ये जो है ये स्टेनिंग भी कर देता है, दाग भी लगा देता है। तो यूज्ड इन, एक तो ये है एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक जो है इसीलिए यूज्ड इन एंटीसेप्टिक टिंचर्स लगाने के फॉर्म में, ऑइंटमेंट में भी यूज होता है, एंड यूज इन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी ये देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कीटोन और एल्डिहाइड और अल्कोहल के कुछ टेस्ट हैं उसमें होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। हाँ, IUPAC नेम, उसके बाद भी कुछ है क्या? उसके बाद नहीं है, ठीक है। IUPAC नेम सिंपल सा IUPAC 2 ब्रोमो प्रोपेन, सिंपल सा IUPAC नेम है, और ये हो जाएगा 2 क्लोरो मेथिल प्रोपेन, सिंपल सा है। मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, मैंने बीड़ा उठाया है, मैं बच्चों को पास करा के रहूँगा। फोन किसका आ गया? ये पागल आदमी है, बार बार फोन करता रहता है मुझे, साजिद नादियावाला। ठीक है, ये CH3 CHBr और ये CH3। तो नंबरिंग यहां से कर लो, यहां से कर लो, सिमेट्रिकल है 1 2 3। अब ब्रोमीन है तो ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, फिर हम जो है वो एल्किल हैलाइड को लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मैं लिख लूंगा, और इसके केस में CH3 CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम है Cl। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लेते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना, यहां से काउंटिंग नहीं चालू कर देना, लॉन्गेस्ट चेन रूल लें, क्योंकि क्लोरीन और हैलोजन जो है सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। तो 1 2 3, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट है और मेथिल भी सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चे लोग देखते रहिए, आपके जो भी सजेशन है वो भेजिए, मेरा काम है पढ़ाना। और एक चीज़ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद कैसे रखा जाए, याद कैसे रखाया जाए। आपको तो याद नहीं रखना, मैं आपको देख भी नहीं सकता, आपको याद कैसे कराया जाए। तो नई नई ट्रिक्स, नए नए टिप्स मैं लेके आता हूँ, बनाता रहता हूँ। आपके पास अगर कुछ हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक 500 रुपये के नोट पे लिख के मुझे भेज दीजिए मेरे एड्रेस पे कि ये हमने जो है सजेशन दिया है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।